पेशेंट कई बार क्लिनिक में आते हैं कि प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, 1-1.5 साल 2 साल हो गए हैं। रीजन है प्रेगनेंसी नहीं रुकने का, वो समझ में नहीं आ रहा है या बता नहीं पा रहे हैं। उसको हम लोग लेबल करते हैं एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। नेचुरल तरीके से यदि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि IUI करना है। तो IUI मतलब जो स्पर्म्स है उनको फिल्टर किया जाता है और जो अच्छे मोटाइल स्पर्म्स है उनको सिरिंज या पिपेट के हेल्प से यूट्रस के अंदर छोड़ा जाता है। क्या PCOS, थायराइड इश्यूज ये भी कुछ इन्फ्लुएंस करता है? बॉर्डरलाइन थायराइड भी है तो भी उसको ट्रीट करके उसको एकदम नॉर्मल लेवल पे लाना है। बॉर्डरलाइन PCO है तो भी उसको मेटफॉर्मिन टैबलेट देख के कंट्रोल करके नॉर्मल पे लाना है। जितना करेक्ट कर सकते हैं उतना करेक्ट करके देखना है कि वो एनवायरमेंटल चेंज से प्रेगनेंसी रुक पाती है क्या। नमस्ते, आप सबका प्लूरो पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश मोदी जो अकोला से है, जो कि बहुत ही सीनियर और बेहतरीन गायनेक एंडोस्कोपिस्ट है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है और रोबोटिक सर्जन है। नमस्ते सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते सर, आज हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से। क्या आप हमें सामान्य शब्दों में समझा सकते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता क्या है सर? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मतलब पेशेंट कई बार क्लिनिक में आते हैं कि प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, 1-1.5 साल 2 साल हो गए हैं। जितने भी रिपोर्ट्स किए हैं सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। सोनोग्राफी किया है, सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट किए हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हार्मोनल टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल है। बट इन स्पाइट ऑफ रिपोर्ट्स सब नॉर्मल होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। जो एग्जैक्ट कारण या रीजन है प्रेगनेंसी नहीं रुकने का वो समझ में नहीं आ रहा है या बता नहीं पा रहे हैं, उसको हम लोग लेबल करते हैं एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ओके सर। सर, ऐसे कौन से बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट किए जाते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को जानने के लिए या इसका निदान पाने के लिए? जनरली जैसा बेसिक पेशेंट के जो रिपोर्ट्स होते हैं कि ब्लड टेस्ट किया है, हार्मोन टेस्ट किया है, सोनोग्राफी किया है, एक रूटीन फिजिकल चेकअप किया है, एंड जो साइकिल स्टडी बोलते हैं हम कि हर महीने माहवारी बराबर आ रही है, ओव्यूलेशन स्टडी बोलते हैं कि सोनोग्राफी करके स्त्री भी छूट रहा है या नहीं छूट रहा है वो समझा जाता है। ये बेसिक रिपोर्ट्स हर पेशेंट के लिए किए जाते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। ये सारे रिपोर्ट्स एज अ रूटीन करने के बाद में भी सब नॉर्मल आता है और उसके बाद में भी यदि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है एंड वी हैव लेबल्ड द पेशेंट एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, तो इन पेशेंट में फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाता है लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करना या दूरबीन से जांच करना। तो एक छोटा सर्जिकल प्रोसीजर जैसा हो जाता है, पेशेंट को बेहोश करके प्रोसीजर किया जाता है, लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। दूरबीन डाल के अंदर जांच की जाती है कि एक्चुअली कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम जो पहले पकड़ में नहीं आया वो वैसा कुछ है क्या। तो इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग बोलते हैं फॉर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, तो उसका नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि दूरबीन से जांच करना है। सर, इसका रिकवरी फेज कैसे होता है? रिकवरी आफ्टर लेप्रोस्कोपी जैसा प्रोसीजर यदि करते हैं और उसके बाद में का रिकवरी फेज इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये एक छोटा प्रोसीजर है, हार्डली एक आधी घंटा या 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। बेहोश करके करते हैं, सुबह पेशेंट एडमिट होकर ऑपरेट होकर शाम को छुट्टी हो जाती है। अगले दिन से नॉर्मल रूटीन रिकवरी या नॉर्मल रूटीन वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देयर इज़ नो बेड रेस्ट रिक्वायर्ड, देयर इज़ नो रेस्ट रिक्वायर्ड। इसमें सिचुएशन में चेंज इस तरह से आता है कि यदि लेप्रोस्कोपी करते समय कुछ प्रॉब्लम दिखता है और ऑपरेट करके उसको क्लियर करना पड़े, तो फिर वो रिकवरी फेज होती है कि भाई 7 दिन तक हेवी एक्सर्शन नहीं करना है या फिर 7 दिन हेवी वजन नहीं उठाना है। बट अदरवाइज एज अ रूटीन रिकवरी फेज में तकलीफ नहीं होती है। सर, ये तो आपने हमको ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बता दिया। और कोई जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि ओवुलेशन रिड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं, या कोई हम जिसको बोलते हैं कि जो टाइम साइकिल्स होती हैं जिनमें प्लान्ड इंटरकोर्स वगैरह एडवाइस किया जाता है, क्या ये हेल्प करता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस में? जनरली पेशेंट जब साल भर हो गया है, 2 साल हो गए हैं, पेशेंट चाह रहे हैं कि बच्चा चाहिए है और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस दौरान ट्रीटमेंट के पार्ट के हिसाब से जो आप बता रहे हैं कि सोनोग्राफी करके हम लोग देखते हैं स्त्री बीज बराबर बन के छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, या जिस दिन स्त्री बीज छूटेगा
उस दिन फिर प्लान इंटरकोर्स का हम लोग गाइड करते हैं, या उस समय कुछ लेने के हिसाब से ओव्यूलेशन इंडक्शन या स्त्री बीज टाइम पे छूटने के लिए इंजेक्शंस देते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया है। तो जनरली स्पीकिंग यदि इन सब चीज़ों से भी यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ही फिर वी आर लेबलिंग द पेशेंट एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये चीज़ों से डेफिनेटली देयर इज़ एन इम्पैक्ट, फ़र्क तो पड़ता ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता ही है, रिजल्ट मिलता ही है। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बेसलाइन ट्रीटमेंट में रिजल्ट लग जाए तो बेहतर है पेशेंट के लिए। सर, आप थोड़ा सा विस्तार में हमको जानकारी दे सकते हैं IUI, IVF और डोनर प्रोग्राम के बारे में? जहाँ पे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के हिसाब से ये इनिशियल ट्रीटमेंट हो जाए और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अल्टीमेटली यदि पेशेंट मेरे पास आया है तो उनको कंसेप्शन चाहिए। नेचुरल तरीके से यदि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि IUI करना है। तो IUI मतलब जो स्पर्म्स है उनको फिल्टर किया जाता है, और जो अच्छे मोटाइल स्पर्म्स है उनको सिरिंज या पिपेट के हेल्प से यूट्रस के अंदर छोड़ा जाता है। तो यूट्रस के अंदर डायरेक्टली यदि स्पर्म्स छोड़ रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, और ये सिंपल प्रोसीजर IUI कहा जाता है। उसका फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि IVF करना है। तो IVF के अंदर जैसा स्त्री बीज सोनोग्राफी के मदद से हम लोग सिरिंज से स्त्री बीज निकालते हैं, लैब में स्पर्म और स्त्री बीज को फर्टिलाइज किया जाता है, और जो एम्ब्रियो तैयार होता है आफ्टर 48 आवर्स या 72 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, वो फिर एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर छोड़ते हैं। तो इस टेक्निक को IVF बोलते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ पे नेचुरल तरीके से काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं लगे, तो फिर ये IUI या IVF जो टेक्निक बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ये हम लोग रिकमेंड करते हैं। इसमें डेफिनेटली पेशेंट के कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सर, डोनर प्रोग्राम के बारे में कुछ? डोनर प्रोग्राम इज ए ऑप्शन जहां पेशेंट को इंजेक्शंस लेने के बाद भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, स्त्री बीज नहीं तैयार हो रहे हैं, या फिर जो स्त्री बीज तैयार हो रहे हैं वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के स्त्री बीज तैयार हो रहे हैं जिनमें प्रेगनेंसी ठहराने की क्षमता नहीं है। वो पेशेंट्स में फिर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई डोनर ओवम या डोनर एग यूज़ करना है। आजकल थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है कि एट अ लेसर एज ऑफ 35, 36 या 37 के एज में भी कई बार पेशेंट्स ऐसे दिखते हैं कि जिनकी ओवरीज वीक हो गई हैं, या जिसमें से एग तैयार करने की क्षमता बहुत कम हो गई है। जनरली हम एक AMH टेस्ट करके आती हैं, वो करवाते हैं। AMH टेस्ट गिव्स एन इंडिकेशन, उससे एक अंदाज़ा आता है कि ये ओवरी के अंदर एग्स तैयार करने की कैपेसिटी सही है या कम है। तो जहाँ पे बहुत ही वीक ओवरी हो गई है, जहाँ पे एग्स तैयार नहीं हो पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ गिविंग इंजेक्टेबल्स, तो फिर डोनर एग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। सर, आखिर में कोई लाइफस्टाइल चेंजेस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस इन जनरल डेफिनेटली हेल्प करते हैं, नॉट ओनली फॉर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। एज लॉन्ग एज जहाँ पे पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए है, जहाँ पे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो या हार्मोनल प्रॉब्लम हो, तो हर जगह पे लाइफस्टाइल चेंजेस का एक अपना महत्व होता है, एक अपनी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, आप योगा करो, मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो, बॉडी रेजिस्टेंस पावर इंप्रूव होता है। जो भी अंदर छोटे मोटे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बॉडी खुद को करेक्ट कर लेती है। तो इनडायरेक्टली इस चीज़ का प्रेगनेंसी पे असर होता है। टू बी एबल टू कंसीव, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक बहुत मेजर रोल इसमें आता है इमोशनल स्ट्रेस का। जनरली यंग कपल्स जब आते हैं कि भाई प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, तो फैमिली प्रेशर, इमोशनल स्ट्रेस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। स्ट्रेस दूर करना ट्रीटमेंट लेने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वहाँ पे फिर जैसा स्ट्रेस फैक्टर इज ए इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर विच लीड्स टू इनफर्टिलिटी। क्योंकि हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या PCOS, थायराइड इश्यूज, ये भी कुछ इन्फ्लुएंस करता है? अभी सपोज पेशेंट आता है कि भाई थायराइड लेवल बॉर्डर लाइन है और पेशेंट इनफर्टिलिटी का है,
तो इन बॉर्डरलाइन थायराइड लेवल्स को प्रॉब्लली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं कि ये हो सकता है मार्जिनली टेस्ट किया है इसलिए पता चला है, बट कोई उसमें चेंज करने या ट्रीटमेंट लेने जैसा नहीं है। सिमिलरली बॉर्डरलाइन पीसीओ है कि थोड़ा बहुत हार्मोनल चेंजेस हैं और पेशेंट को ट्रीटमेंट ले ना ले शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जहाँ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है और पेशेंट को वैसे ही कंसीव नहीं हो पा रही है, कोई आइडेंटिफाइबल फैक्टर नहीं है, तो फिर एक एफर्ट करना होता है कि भाई बॉर्डरलाइन थायराइड भी है तो भी उसको ट्रीट करके उसको एकदम नॉर्मल लेवल पे लाना है। बॉर्डरलाइन पीसीओ है तो भी उसको मेटफॉर्मिन टैबलेट दे के कंट्रोल करके नॉर्मल पे लाना है। जो भी एसोसिएटेड फैक्टर्स हम लोग बोलते जी। हैं, जितना करेक्ट कर सकते हैं उतना करेक्ट करके देखना है कि वो एनवायरमेंटल चेंज से प्रेगनेंसी रुक पाती है क्या। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। आज हमने अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पे बहुत सारी जानकारी मिली है, जिससे कि हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा सहायता और अवेयरनेस मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, प्लूरो के साथ जुड़ेंगे, अपना पेरेंटहुड सेलिब्रेट करने के लिए। धन्यवाद।